नमस्कार। हमारा आज का विषय है अग्निहोत्र कृषि। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कृषि का क्या महत्व है, अग्निहोत्र कृषि के क्या फायदे हैं, अग्निहोत्र कृषि कैसे की जाती है, अग्निहोत्र कृषि से संबंधित हमारे कुछ अनुभव और किस तरीके से बिना नुकसान के हम रासायनिक खेती से अग्निहोत्र कृषि की तरफ स्विच कर सकते हैं। इन सब विषयों में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अग्निहोत्र कृषि एक प्रकार की जैविक कृषि पद्धति ही है जिसके द्वारा हम कम लागत में उत्तम गुणवत्ता का पोषक तत्वों से परिपूर्ण अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अग्निहोत्र कृषि पद्धति का आधार अग्निहोत्र ही है। बिना अग्निहोत्र किए अग्निहोत्र कृषि पद्धति से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने तप और त्याग से अग्निहोत्र रूपी यह कामधेनु हम सभी को, समस्त मानव जाति को उनके कल्याणार्थ उपलब्ध कराई। हम कृतज्ञ हैं महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब के, जिन्होंने असंख्य कष्ट और विरोध सहन करके हजारों वर्षों से लुप्त अग्निहोत्र रूपी यह संजीवनी पुनः पुनर्जीवित करी और जिसका आचरण कर आज विश्व के अनेक देशों में असंख्य अग्निहोत्र आचरणकर्ता अपना जीवन सुख, शांति और समृद्धि से व्यतीत कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अग्निहोत्र कृषि के विषय में कि कृषि का क्या महत्व है, अग्निहोत्र कृषि कैसे की जाती है और उसके क्या फायदे हैं। यदि हम बात करें तो कृषि किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जब बात हमारे देश भारत की आती है तो हमारे देश की लगभग 70% पॉपुलेशन अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसीलिए हमारे लिए तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। जीडीपी में यदि देखें तो हमारा लगभग 20% कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कृषि से मिलता है। यानी जो कृषि है वो हमारे अर्थशास्त्र की रीढ़ है। जो किसान हैं वो हमें हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता अन्न प्रदान करते हैं। इसीलिए उन्हें अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन आज हमारा अन्नदाता परेशान है, हताश है, दुखी है। बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसमें दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है, दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। जगह जगह इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जगह जगह मॉल्स बन रहे हैं, जिससे जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है। इन्हीं सब कारणों से 1960s में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कम भूमि में अधिक उत्पादन लिया जाने लगा, क्योंकि अधिक जनसंख्या के लिए हमें अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता थी। और यदि इसीलिए कम भूमि से अधिक उत्पादन लेने के लिए खूब रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लगा और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाने लगा और अन्न उत्पादन किया जाने लगा और अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाने लगा। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि हर किसी के कार्य करने की क्षमता होती है। उससे अधिक कार्य वह कुछ समय तो कर सकता है, लेकिन अधिक और अधिक कार्य यदि वह लंबे समय तक करता रहता है तो उसकी शारीरिक क्षमता क्षीण हो जाती है, वह बीमार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोगों से कम भूमि से अधिक उत्पादन लेने के लालच में हमारी जो भूमि है वो बंजर हो गई है, उसकी उत्पादन क्षमता क्षीण हो गई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि यदि जो हम बोते हैं वही हम काटते भी हैं। तो रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के रूप में हम जो जहर बो रहे हैं तो हम कभी भी अमृत के उत्पन्न होने की कल्पना नहीं कर सकते। जहर बो रहे हैं तो जहर ही उत्पन्न होगा और इस जहर को खाने से हमारे शरीर में हमारा जो शारीरिक क्षमता है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। हमारी जो हेल्थ है वो डे बाय डे डिट्रियोरेट होती जा रही है। इससे एक और तो हमारी जो लागत है, जो हमारी खेती की लागत है वो बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। और कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात की ग्लानि जरूर है कि उनके द्वारा उत्पन्न जो अन्न है वो खाने वालों के लिए अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए हमें एक ऐसी कृषि पद्धति की आवश्यकता है जो वातावरण के लिए अच्छी हो, जिसकी लागत कम हो, जिससे उत्पादन अधिक प्राप्त हो सके, जो हमारी भूमि के लिए अच्छी हो। और ये सारी खूबियां जिस कृषि पद्धति में समाहित हैं, जो अन्न को उत्पन्न करने वाले और अन्न को खाने वाले दोनों को नया जीवन देने में सक्षम है, ऐसी अग्निहोत्र कृषि पद्धति ही आज का विषय है। अग्निहोत्र कृषि पद्धति वातावरण में अमृत संजीवनी घोल देती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सजीव प्राणी हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए
विकास के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसे यदि हम हमारी बात करें तो हमारा भी विकास अच्छा हो, इसके लिए हमें पानी चाहिए, शुद्ध हवा भी चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन भी ऐसा चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल सब प्रचुर मात्रा में हो। इसी तरीके से पौधों का भी विकास अच्छे से हो, इसलिए उनकी भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व। जो पानी है वो पौधों को उनकी जड़ों से, जो जड़ें उनकी सॉइल के अंदर होती हैं, उनसे प्राप्त होता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है, उससे उन्हें प्राप्त होता है, पौधे उससे ग्रहण करते हैं। और जो पौधों की पत्तियों के अंदर नीचे की तरफ जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा पौधे जो हैं वो हवा को ग्रहण करते हैं। पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मेनली, जिसमें से 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और 13 माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि आते हैं। तो ये माइनर न्यूट्रिएंट्स उनको कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको अधिक क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलते हैं वातावरण से और भूमि से। वातावरण में प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी ये न्यूट्रिएंट्स पौधों को सीधे उपलब्ध नहीं हो पाते। जैसे यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो ना हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन होने के बाद भी यह नाइट्रोजन पौधों को सीधे प्राप्त नहीं हो पाते। पौधों को ये नाइट्रोजन मिल सके, इसके लिए जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी नोट्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और इसी फॉर्म के अंदर पौधे इन्हें ग्रहण करते हैं। यानी वातावरण में प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती। अग्निहोत्र कृषि में जो हम अग्निहोत्र करते हैं खेतों में और अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग करते हैं, तो अग्निहोत्र करने से वातावरण शुद्ध होता है और अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग करने से भूमि में कृषि के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म जीवाणु हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। जो अनावश्यक विषाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मरते नहीं हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारी इकोसिस्टम पे इसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ निष्क्रिय होते हैं। तो इस प्रकार अग्निहोत्र करने और भूमि में अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग करने से वातावरण और भूमि में जो उपलब्ध प्रचुर मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स उनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं तो पौधों का विकास अच्छा होता है, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। जैसे हम घर में अग्निहोत्र करते हैं तो हम लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उसी प्रकार से हम खेतों में अग्निहोत्र करते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वो बीमारियां उनमें कम लगती हैं, किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक उनमें कम होता है। तो इस प्रकार प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से हमें कम लागत के अंदर उत्तम गुणवत्ता का पोषक तत्वों से परिपूर्ण अन्न प्राप्त होता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट इस बात का सेटिस्फेक्शन होता है कि उनके द्वारा जो उत्पन्न अन्न है वो खाने वाले के लिए नया जीवन प्रदान करने वाला है, उन्हें नया जीवन प्रदान करने वाला है, उन्हें जीवन दायिनी है उनके लिए। इसीलिए अग्निहोत्र जो है, अग्निहोत्र कृषि पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अग्निहोत्र कृषि पद्धति, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली जो ये है वो एक जैविक कृषि पद्धति का ही रूप है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि अग्निहोत्र कृषि पद्धति के अंदर हम खेतों पर नित्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे अग्निहोत्र करते हैं। इसके साथ हम खेतों के अंदर अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग भी करते हैं। तो अग्निहोत्र कृषि करते कैसे हैं उसको मैं हल्का सा आपको बताती हूँ। अग्निहोत्र कृषि करने के लिए हम किसी भी तरीके की रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते, पूरी तरीके से वो जैविक होती है। इसके अंदर हम गाय के गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नेडेप कंपोस्ट, इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का रसायन का स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता है। अग्निहोत्र कृषि पद्धति में हमें अग्निहोत्र करना ही है और अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग करना है। वो कैसे करना है बताते हैं। जब हम खेतों को तैयार करते हैं, मतलब जब हम फील्ड प्रिपेयर करते हैं, तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, मतलब 1 एकड़ में 5 किलोग्राम अग्निहोत्र भस्म का घोल बनाकर हम उसे खेतों में स्प्रे करते हैं, खेतों में उसका छिड़काव करते हैं।
उसके बाद हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब बीज उपचार करते हैं। उसके लिए हम गोमूत्र का प्रयोग करते हैं और अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग करते हैं। इनका मिक्सचर लेते हैं, उसके अंदर बीजों को हम 5-6 घंटे के लिए रखते हैं और उसके बाद छाया में उनको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद उन बीजों को बोया जाता है। ऐसे बीजों को बोने से जो बीज जनित रोग होते हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं। जो भी इंटरकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आपका गुड़ाई हुई, निराई हुई, वो जिस भी परंपरागत तरीके से की जाती है उसी तरीके से करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। लेकिन जो सिंचाई करनी होती है, जो इरिगेशन करना होता है, उसके लिए हम जिस भी नाली के थ्रू उस पानी को पास कर रहे हैं खेतों में जाने के लिए, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर हम एक कपड़े की गठरी बनाते हैं और उसके अंदर अग्निहोत्र भस्म को डाल देते हैं और पानी को उससे होते हुए पास करते हैं, जिससे कि पानी अपने साथ साथ अग्निहोत्र भस्म को लेकर जाता है और वो अग्निहोत्र भस्म जो है वो पूरे ही खेतों में पहुंच जाती है। अग्निहोत्र करने से वैसे तो पौधों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, उनमें कीड़ों का, इंसेक्ट का, पेस्ट का अटैक बहुत ही कम होता है। लेकिन यदि फिर भी इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक होता है तो हम अग्निहोत्र भस्म का घोल बनाते हैं और उस घोल को 2-3 दिन के अंतर में तब तक स्प्रे करते हैं जब तक इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद जो हम भंडारण करते हैं उसके अंदर भी हम किसी तरीके की भी रसायन का प्रयोग नहीं करते, हम सिर्फ अग्निहोत्र भस्म का ही प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से हम देखें तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम कहीं भी किसी भी तरीके की रसायन का प्रयोग नहीं करते। सिंपली हम गाय का गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, अग्निहोत्र और अग्निहोत्र भस्म, सिर्फ इतना ही हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो वैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे अग्निहोत्र कृषि का ऐसा कोई अनुभव नहीं है, हमारे कोई फील्ड्स नहीं है, तो अग्निहोत्र कृषि का मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं है। लेकिन हाँ, अग्निहोत्र कृषि से जो उत्पन्न सब्जियां हैं उसको खाने का मेरा खुद का अनुभव है। तो यही छोटे से एक दो अनुभव है मेरे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारे खुद के घर में किचन गार्डन है, 10-12 गमले हैं हमारे और उनमें हमने पुदीना, मेथी, धनिया, पालक ये सब उगा रखा है। उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है। जो हम बाजार से लेकर आते हैं और जो घर में उगा होता है, उनके टेस्ट में, उनकी स्मेल में, उनकी फ्रेग्रेंस में बहुत अंतर दिखाई देता है। एक बार ऐसा ही हुआ था कि बच्चे बाहर खेल रहे थे और मेथी के पराठे बने थे, लास्ट सीजन की बात है। तो जैसे ही बच्चों ने एंटर किया, उनका पहला स्टेटमेंट यही था कि मम्मा आज मेथी के पराठे बने हैं क्या? बाहर तक खुशबू आ रही है। तो मेथी के पराठे तो पहले भी बहुत बार बने थे, लेकिन वो खुशबू भी नहीं थी और वो स्वाद भी नहीं था। इवन हमारे घर में जो भी आता है और यदि हमारी बालकनी जहाँ पे हमने ये पेड़ लगा रखे हैं वहां जाता है तो उसको इतना टेम्पटिंग है कि वो उनकी पत्तियां तोड़ के खाए बिना रहता नहीं है। इतना दिखने में अच्छा है, टेम्पटिंग है और खाने में स्वाद भी बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा माधव आश्रम जो हमारा भोपाल के अंदर है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा लैंड है और वहाँ पे बहुत सारी तरीके की सब्जियां उगाई जाती हैं। हमारा भोपाल जाना आना होता रहता है, तो जब भी जाना होता है और हमें वहाँ के खेत की सब्जियां खाने को मिलती है तो उनका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ, ये पेस्टिसाइड से उगी हुई सब्जियां नहीं है और ये ऑर्गेनिक, प्योर प्योर ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं, अग्निहोत्र कृषि से उपजी हुई सब्जियां हैं। इवन एक सब्जी आती है, बालोड़ बोलते हैं, सेम फली, जो मैं बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आज भी बचपन से मैं उस सब्जी को खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन यदि मैं आश्रम गई हूँ और वहां पे बनी है तो मैं बहुत आराम से खा लेती हूँ, बहुत स्वाद से खा लेती हूँ। ये अंतर है जो मैंने खुद ने फील किया है। इवन एक और बात बताना चाहूंगी कि करीब 6-7 ईयर्स पुरानी बात है। उस समय हम लोग इंदौर में रहा करते थे। उस समय हमारे भोपाल आना हुआ था और भोपाल में माधव आश्रम, मतलब भोपाल मतलब हमारे लिए माधव आश्रम। तो हम लोगों का आना हुआ तो वहाँ पे आश्रम में बहुत सारे आलू हुए थे। तो आदरणीय संचालिका जी ने हमें एक कोरा भर के आलू पैक करके रखा था। मतलब एग्जैक्ट वेट तो नहीं पता, लेकिन शायद 15-18 केजीज आलू रहा होगा। वो आलू अग्निहोत्र कृषि से उगा हुआ अपने ही खेत का आलू था। उसको हम लेके गए तो हमारा टोटल 4 लोगों का छोटा सा परिवार है। वो आलू हमें करीब करीब 3 महीने के आसपास चला था। ले और उसको मैंने स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं किया था, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मेरी तरफ से नहीं थे। लेकिन करीब 3 महीने के अंदर भी एक भी आलू खराब नहीं हुआ था, किसी में स्प्राउटिंग नहीं हुई थी। हम बाजार से आलू लेके आते हैं तो 10-15 दिन के अंदर उसमें वो जो आंखें आती, जो स्प्राउटिंग होती है, अंकुरण होता है, वो हो जाता है। लेकिन उन आलुओं में 3 महीने तक भी कुछ भी नहीं हुआ था। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है।
उसको खाने से कभी भी पेट भारी नहीं हुआ, कभी भी गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सारे छोटे छोटे से हमारे अग्निहोत्र की जो सब्जियां हैं उनको खाने के अनुभव हैं। अग्निहोत्र के अनुभव आप भी खुद अग्निहोत्र की खेती अपनाकर ले सकते हैं। और खेती अपनाने के लिए यदि आप अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं और रासायनिक खेती से जैविक खेती या अग्निहोत्र खेती की तरफ चेंज करना चाहते हैं, तो हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि हमारे खेतों को रासायनिक खादों की आदत होती है। तो हम यदि रासायनिक खाद से सीधे ही ऑर्गेनिक की तरफ या अग्निहोत्र कृषि की तरफ आते हैं, तो हमारे उत्पादन में कुछ कमी आती है, क्योंकि हमारे खेतों को रासायनिक खादों की आदत है। 1-2 सालों में तक ये प्रॉब्लम रहती है, कुछ उत्पादन में कमी आती है। लेकिन यदि हम फाइनेंशियली देखें तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमने रासायनिक खादों पे कुछ भी खर्च नहीं किया होता। तो कुछ खर्चा नहीं किया है, तो वो जो हमारा उत्पादन कम हुआ है वो कंपनसेट हो जाता है और हमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि फिर भी हम चाहें, हम रिस्क फैक्टर कम करना चाहें, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पूरे ही खेत को एक साथ केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ ना कन्वर्ट करें, हम उसे टुकड़ों में करें। जैसे हम ये माने कि हमारी 20 एकड़्स लैंड है, तो 20 एकड़ लैंड है, तो उसमें हम 5 एकड़ में पहले साल हम 5 एकड़ के अंदर अग्निहोत्र कृषि करें और बाकी की 15 एकड़ के अंदर हम केमिकल फर्टिलाइजर से जो भी रासायनिक खादें हम डाल के करते आ रहे हैं, वो कृषि हम करें। दूसरे साल कुछ 5 को बढ़ाकर हम 10 एकड़ के अंदर अग्निहोत्र कृषि करें और बाकी के 10 एकड़ के अंदर रासायनिक खाद से खेती करें। थर्ड ईयर में 15 एकड़्स के अंदर अग्निहोत्र कृषि करें और केवल 5 एकड़्स के अंदर ही हम रासायनिक खेती करें। और फोर्थ ईयर हम अपनी पूरी भूमि को रासायनिक से अग्निहोत्र कृषि की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। इस पूरे में ही हमें अग्निहोत्र तो करना ही है, अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग तो करना ही है। इसके अलावा बस हम रासायनिक खाद डाल रहे थे, तो रासायनिक खाद जो एरिया है रासायनिक खाद वाला, उसको हमें कम करते जाना है और अग्निहोत्र कृषि वाला जो एरिया है उसको हमें बढ़ाते जाना है। तो हमारे 4 साल के अंदर हमारे उत्पादन में कहीं कमी भी नहीं आएगी, हमें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा और हमारी पूरी भूमि रासायनिक से जैविक की ओर, अग्निहोत्र कृषि की ओर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हम इसकी जगह हम ऐसा करना चाहें तो हम एक और तरीका कर सकते हैं कि सपोज यदि हम हमारी लैंड के अंदर सपोज हम 40 केजीज हम लोग केमिकल्स डालते हैं, तो हम ऐसा करें कि फर्स्ट ईयर 40 की जगह 30 केजीज तो हम हमारे रसायन डालें और बाकी 10 केजीज के हिसाब से हम हमारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालें। ऑर्गेनिक कंपोस्ट में कुछ भी हो सकता है, गाय का गोबर भी हो सकता है, आपका नेडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी हो सकता है। अग्निहोत्र भस्म तो डालनी ही है, अग्निहोत्र करना ही है, लेकिन साथ में मतलब 30 केजीज हम डालें रासायनिक खाद और 10 केजीज डालें हम कंपोस्ट। सेकेंड ईयर हम उस 30 से 20 पर आ जाएं, 20 केजीज डालें रासायनिक खाद और 20 केजीज के हिसाब से डालें हम कंपोस्ट। थर्ड ईयर हम 10 केजीज डालें रासायनिक खाद और हम 30 केजीज के हिसाब से डालें हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट। और फोर्थ ईयर हम कुछ भी रासायनिक खाद ना डालें और पूरा का पूरा ही हम जो ऑर्गेनिक है वही प्रोडक्ट्स डालें। इस तरीके से हम बिना नुकसान लिए, मतलब बिना हमारे उत्पादन में कमी किए, हम हमारी खेती को रासायनिक खाद से हम सिंपली ऑर्गेनिक की तरफ या अपनी अग्निहोत्र कृषि की तरफ हम इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे किसानों के खुद के अनुभव हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और उनकी रिसर्च और जो किसान हैं उनके अनुभवों से हम ये कह सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अग्निहोत्र करने से, खेतों में अग्निहोत्र करने से और अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग करने से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हमारी भूमि के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। किसानों का मित्र कहे जाने वाले केंचुओं की संख्या में वृद्धि होती है। भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ती है। जो उत्पादन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कम हो जाता है, लागत कम हो जाती है। जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, यील्ड पर कैपिटा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसका टेस्ट अच्छा होता है, उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होती है, वो गुणवत्तापूर्ण होता है, उत्तम गुणवत्ता का प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। हम कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उसकी जो एज होती है अन्न को स्टोर करने की, वो भी बहुत ही अच्छी होती है। ये सब एक्सपेरिमेंटेड हैं किसानों के और हमारे वैज्ञानिकों के। और ये पूरा डिटेल के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो अग्निहोत्र कृषि की पद्धति है, ये पूरी अग्निहोत्र कृषि क्रांति नाम की जो बुक है उसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर दिया हुआ है कि किस तरीके से अग्निहोत्र कृषि की जाती है और किस तरीके से इसके जो फायदे लिए गए हैं उसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पूरी डिटेल के अंदर दिए गए हैं।
तो मैं आपसे एंड में बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी ये जो शुद्ध सात्विक पद्धति है, अग्निहोत्र कृषि पद्धति, इसको अपनाएं और शुद्ध प्रदूषण रहित अन्न को उत्पन्न करें। और जो आप ये जो अनुभव हमने बताए हैं, जो परिणाम बताए हैं, उन सबका आप खुद अनुभव लें, अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने वातावरण का, सभी का हित करें। हजारों किसान जिस कृषि पद्धति को अपनाकर खुद का और समाज का कल्याण कर रहे हैं, वही आप भी अपनाएं। बस यही सदिच्छा। थैंक यू, धन्यवाद।